हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एड बी एड अकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ठीक है, तो उससे पहले प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और बाकी लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। भाषा का मुख्य कौशल है। हाँ, तो लिखना है, सुनना है, पढ़ना है, बोलना है। तो भाषा का मुख्य कौशल क्या है? भाषा का मुख्य कौशल लिखना भी है, सुनना भी है, ठीक है, और पढ़ना भी है। भाषा से ही आप लिखोगे, सुनोगे, ठीक है, पढ़ोगे, फिर बोलोगे, है ना। तो इसीलिए ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड प्रश्न पे। भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं? ध्वनि है, संकेत है। ठीक है, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि, संकेत या फिर चिन्ह या फिर सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। चिन्ह भी ज़रूरी है, ध्वनि संकेत भी ज़रूरी है ना। तो ये सभी हो जाएंगे। फिर आते हैं थर्ड प्रश्न पे। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ठीक है, या फिर द्वितीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। तो बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। ठीक है, क्या होना चाहिए? मातृभाषा। फिर आते हैं फोर्थ वाले प्रश्न पे। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो सबको पता है मातृभाषा का अर्थ, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा मातृभाषा का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? मातृभाषा का अर्थ पूछा था। ठीक है, तो परिवार की भाषा भी क्या है? मातृभाषा है। माँ की भाषा मातृभाषा है, पिता की भाषा मातृभाषा है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है मातृभाषा पूछा तो आप माँ की भाषा भी ट्रिक लगा दो। मतलब मातृभाषा का अर्थ होता है कि घर परिवार की भाषा। ठीक है, तो घर परिवार में पिता भी आते हैं, माँ भी आती है और फिर परिवार भी आता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं पांचवा पे। ठीक है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो यहाँ पे मानसिक विकास भी मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होगा, शारीरिक विकास भी मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होगा, बौद्धिक विकास भी मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होगा, और यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आते हैं छठे प्रश्न पे। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है, या फिर उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा? मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि। ठीक है, प्रमुख पूछा है तो यहाँ पे अनुकरण विधि क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? ये सबसे प्रमुख है। अनुकरण विधि क्या है? ये सबसे प्रमुख विधि है मातृभाषा की। ठीक है, फिर आते हैं सातवें प्रश्न पे। भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, या फिर डी ऑप्शन देखते हैं क्या है ना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त सभी जैसे देखिए भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, ठीक है, व्याकरण, भाषा कौशल, और फिर क्या होता है? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक क्या हैं? B.S. ब्लूम। देखिए इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कि देखिए, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक
कौन है? ठीक है, यहाँ पे बताना। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं B.S. ब्लूम, रॉबर्ट लेसर, B.O. स्मिथ और फिर फोर्थ वन क्या है? ऑप्शन आई डे डेविस। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं आई के डेविस। ओके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। D1 इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं ये 9वें प्रश्न पे। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, वर्गीकरण देखिए, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसका वर्गीकरण रॉबर्ट मैगर के अनुसार, रॉबर्ट मिलर के अनुसार, B.S. ब्लूम के अनुसार, या फिर तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं उसका वर्गीकरण किसने किया है? तो B.S. ब्लूम ने जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है? B.S. ब्लूम ने। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक है, भावात्मक है या फिर क्रियात्मक है? ठीक है, या फिर डी ऑप्शन में है सभी। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं डी में क्या है? सभी। तो ये करेक्ट आंसर है ना। फिर आते हैं 11वें प्रश्न पे। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि में स्पष्ट दिखाई देती है, या फिर निगमन विधि में, या फिर प्रदर्शन विधि में, या फिर प्रोजेक्ट विधि में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था? सूक्ष्म से स्थूल। हाँ, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। हाँ, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? तो निगमन विधि। आगमन विधि क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में स्पष्ट दिखाई देती है? सूक्ष्म से स्थूल। तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि भी, और निगमन विधि क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? ठीक है, जब बच्चा प्रयोगशाला में, ठीक है, कार्य करता है तो उस समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? हाँ, विधि का नाम बताना है यहाँ पे आपको कि आगमन विधि है, निगमन विधि है, हाँ, या फिर प्रदर्शन विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि है। तो बच्चा प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी जो है वो आगमन विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, फिर आते हैं 13वें प्रश्न पे। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? तो प्राथमिक कक्षा पूछा है। ठीक है, शुरुआत की जो कक्षा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कक्षा कहते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? तो व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, या फिर निगमन विधि? तो यहाँ पे आगमन विधि क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होगी, है ना। किस प्राथमिक कक्षा की बच्चों के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? तो आगमन विधि सबसे उत्तम विधि होगी। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 13 है, तो कितनी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, फिर हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या पूछा है तो वो 33 है। ठीक है, ये 40 रॉन्ग हो जाएगा, 47 भी रॉन्ग हो जाएगा, 31 भी। ये जो कोई भी पढ़ा लिखा होगा उसको तो पता है कि हाँ 33 सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है, हमें हमेशा याद होनी चाहिए ये, है ना। फिर
भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है? अक्षर है, शब्द है? हाँ, सार्थक इकाई पूछा है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ठीक है, ये B1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप बताइए। हाँ, गद्य साहित्य का, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? गद्य, हाँ, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या उसका मुख्य स्वरूप। तो यहाँ पे सर्वनात्मक होगा, सर्जनात्मक नहीं होगा, सर्वनात्मक होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप बना लेना सर्वनात्मक। हाँ, सर्वनात्मक गद्य, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्णात्मक रॉन्ग हो जाएगा, भावात्मक भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 18वें प्रश्न। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि। ठीक है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन विधि है, या फिर यहाँ पे प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि, या फिर उपयुक्त सभी। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि। ठीक है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? उद्बोधन विधि, और फिर प्रवचन विधि। ठीक है, और फिर स्पष्टीकरण विधि और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि भी क्या है? गद्य की प्रमुख विधि है। फिर आते हैं 19वें प्रश्न पे। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो कौन सी विधि जो है वो प्रयोग में ली जाती है? तो माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि प्रयोग में ली जाती है माध्यमिक में। ठीक है, प्रवचन विधि ली जाती है, या फिर स्पष्टीकरण विधि ली जाती है, और डी ऑप्शन देखिए क्या है, तो या फिर उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि भी माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि में प्रयोग में ली जाती है। प्रवचन विधि भी प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि भी प्रयोग में ली जाती है, और उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, या फिर डी ऑप्शन देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि। तो देखिए यहाँ पे पूछा है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? तो आगमन निगमन विधि जो है वो मुख्य विधि है व्याकरण शिक्षण की। ठीक है, ये देखिए व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन निगमन विधि। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आई थिंक कि आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। हाँ, और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ कुछ और भी चीज़ें। हाँ, देखिए जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। देखिए ये देखिए वेरी इम्पॉर्टेंट में है कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, फिर और हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, फिर दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हाँ, तो दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। और हर्ष स्वर की मात्रा की ट्रिक क्या है कि अगर जिसमें एक मात्रा होता है, हाँ, तो वो हर्ष स्वर होता है। ठीक है, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होता है। हाँ, तो 2 मात्रा की उसकी दीर्घ स्वर की पहचान है 2 मात्रा। और फिर
प्लुत स्वर में जो है हमारा कितना मात्रा होता है, 3 मात्रा होता है। ये प्लुत स्वर की पहचान है। इसकी बस एक ही उदाहरण है ओम, ठीक है, इसका एकमात्र उदाहरण है, ठीक है। तो अगर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी तो प्लीज़ उसके पहले सारे लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।